चलिए, गुड मॉर्निंग। तो आप लोगों का परसों एग्ज़ाम है, तो उसी के लिए मैं सोचा था कि थोड़ी देर के लिए एक छोटा सा एक वीडियो बना दूं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग समझ जाएं कि इस बार क्या नया पैटर्न है। हम लोग गेस वर्क ही करेंगे क्योंकि पहली बार ये हो रहा है। तो किस तरह का पैटर्न हो सकता है। अदरवाइज आप हर साल एकदम सीधा जंप कर जाते थे, क्वेश्चन सीधा पढ़ने लगते थे, लेकिन इस बार थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना होगा। पहले आप लोग जो है इंस्ट्रक्शंस को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इंस्ट्रक्शंस में इंस्ट्रक्शंस में आप लोगों को इस तरह का कुछ दिखने को मिलेगा कि सभी प्रश्न जो हैं कंपलसरी है, सारे प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। सभी प्रश्न बराबर बराबर मार्क्स के हैं, इक्वल मार्क्स कैरी करते हैं। 50 मार्क्स है, आप लोगों को ही पता है। 6 प्रश्न लिखने होंगे आपको इस बार भी, और 50-50 मार्क्स के एक क्वेश्चंस होंगे। और अपनी शब्दों में आपको जितना हो सके अपनी शब्दों में आपको आंसर देना है। तो ये सब इंस्ट्रक्शंस आप लोग बहुत केयरफुली इस बार पढ़ लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, कहीं कुछ मिस ना हो। थोड़ा सा बदलाव है, नया है, तो इसलिए क्वेश्चंस का इंस्ट्रक्शंस आप लोग जरूर पढ़िएगा। ये मैं बार बार कहूँगा, सीधा जंप नहीं कीजिएगा, आंसर लिखना शुरू कर दीजिए। पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़िए, क्वेश्चंस ढंग से पढ़िए, उसके बाद फिर शांत होकर ध्यान से लिखिएगा, ठीक है। तो ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। 6 क्वेश्चंस होंगे, 6 में से आपको 6 क्वेश्चंस होंगे, 50 मार्क्स ईच, तो 300 मार्क्स हो गए आपके। 50 मार्क्स ईच हैं तो 300 मार्क्स हो गए, ठीक है। तो 6 ही प्रश्न लिखने हैं अल्टीमेटली। जो लास्ट टाइम भी आप लोग जो थे 6 ही प्रश्न लिखने होते थे, बस पैटर्न थोड़ा सा बदला हुआ है। तो इसलिए जो पहला प्रश्न आएगा और चौथा प्रश्न जो आएगा उसमें जो है थोड़े से बदलाव दिखेंगे आपको। तो पहला और चौथा प्रश्न जो है उसका जो सैंपल मैंने क्या किया है वो बना लिया है आप लोगों को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो आएगा, पहला क्वेश्चन जो ये जो है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। उसमें ए बी सी डी करके 5 प्रश्न होंगे। ए बी सी डी पहला प्रश्न, ये पहला प्रश्न है, ये दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, चौथा और ये पांचवा। तो आपके पास 5 प्रश्न हैं। तो पांचों प्रश्न जो हैं 10-10 मार्क्स के होंगे, आप लोगों को पता है। तो 5 प्रश्न हैं, 10-10 मार्क्स के होंगे। तो एक चीज आप हमेशा ध्यान में रखिए, सबसे जो इंपॉर्टेंट इस बार जो होगा टाइम मैनेजमेंट। समय को कैसे आप जो है बहुत अच्छे से बेहतर तरीके से उपयोग करेंगे, ये बहुत इस बार मायने रखेगा। क्यों? क्योंकि आप देखिए कि 6 प्रश्न तो हैं, लेकिन एक ही प्रश्न के अंदर 5 प्रश्न हैं। और ऐसा पहला और चौथा भी इसी तरह से आएगा कि आप निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें, उसमें ए बी सी डी ई 5 प्रश्न हो गए। तो 5-5 10 प्रश्न, और इसके अलावा 4 प्रश्न और लिखने होंगे। तो अल्टीमेटली आप लोगों को 14 क्वेश्चंस आंसर करने हैं। तो 14 क्वेश्चंस आंसर करने हैं कुल मिला के। तो आप देखिए कि पहले आप सिर्फ 6 आंसर लिखते थे, हालांकि अब जो रिसेंट जो ट्रेंड हो रहा था, एक ही क्वेश्चन में सब पार्ट करके 2-2 पार्ट कर दे रहा था, तो एक तरह से था ही वो। लेकिन फिर भी आप लोग इस बार जरूर ध्यान में रखिएगा कि ये 5 प्रश्न जो लिखने हैं, एक पेज से ज्यादा नहीं होना है। एक पेज से ज्यादा बिल्कुल नहीं लिखना है। मैं जैसे बात करता हूं, ये मान लीजिए ये आपको क्वेश्चन आंसर बुक है, 2 पार्ट है, ठीक है। आप अगर यहां से लेफ्ट साइड से लिखना, यहां से लिखना शुरू कर रहे हैं, तो यहां आप एक पैराग्राफ लिखिए, एक पैराग्राफ लिखिए, दूसरा पैराग्राफ लिखिए, ठीक है। और बहुत से बहुत हो तो 2-3 लाइन यहां तक जाइए। इससे ज्यादा आपको इसमें एक प्रश्न में लिखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, और लिखनी भी नहीं चाहिए आपको। जितना से जितना कोशिश कीजिए कंसाइज लिखिए, जितना से जितना छोटा हो सके उतना आंसर लिखिए, क्योंकि इसमें अगर आप ज्यादा समय गंवाएंगे तो बाकी प्रश्न आपके छूट जाएंगे। तो एक से लेके ज्यादा से ज्यादा 1.25 पेज, मतलब इसका 1/4 तक ही आपका आंसर कंप्लीट हो जाना चाहिए, 1 पेज और वहां पे 1/4। इससे ज्यादा आप लोग बिल्कुल मत लिखिएगा। जैसे मैंने पिछले साल का ही कुछ कुछ प्रश्न को उठा के इसमें डाल दिया है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला है अनफेयर लेबर प्रैक्टिस से क्या समझते हैं आप, अनुचित श्रम व्यवहार से क्या समझते हैं आप। आईएलओ का डिसेंट वर्क एजेंडा के बारे में शॉर्ट नोट लिखना है। आईएलओ का सभ्य कार्य, उसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। बिहार के लेबर एडमिनिस्ट्रेशन में श्रम प्रशासन की क्या क्या कमियां हैं उसके बारे में लिखें। उसके बाद दुकान और प्रतिष्ठान की परिभाषा लिखें आप, जो कानून में है, दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम 1953 के अंतर्गत।
और फैक्ट्रीज एक्ट के अंतर्गत विनिर्माण प्रक्रिया को परिभाषित करे। ये सब आप लोग जानते हैं। तो अब देखिए, एक सैंपल मैंने बस बनाया है कि इस तरह से 5 प्रश्न जो है पहले प्रश्न में आपसे पूछे जाएंगे। और बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, कहीं भी कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको ये लिमिट क्रॉस नहीं कीजिएगा। इस लिमिट को आपको क्रॉस नहीं करना है। हर हाल में आपको सीमा जो है यहीं तक खत्म कर देना है, 1.25 पेज, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि आप जोड़िए, पहले मान लीजिए 6 प्रश्न आते थे, 32 पेज आता है, तो आप एक क्वेश्चन के लिए 5 पेज से ज्यादा आप अलॉट नहीं करते थे, ठीक है। 5 पेज मतलब कि काउंट करना है, 1 पेज, 2 पेज, फिर उसके बाद 2, 3, 4 और एक 5 पेज की बात कर रहा हूं पूरे, मतलब एक शीट की बात कर रहा हूं, दोनों साइड नहीं, एक साइड को काउंट कर रहा हूं मैं, एक। तो 5 से ज्यादा आप वैसे भी नहीं लिखेंगे, नहीं लिखते थे। तो इसमें भी अगर देख लीजिए, 1.25 पेज भी अगर लिखते हैं तो 5 में, तो आपका कितना हो गया, 6 पेज क्रॉस कर जाएगा। तो जब 6 पेज क्रॉस कर जाएगा तो आप सोचिए आपका समय फिर बाकी के क्वेश्चंस का आपका खाएगा। तो आपको हर हाल में इसको जो है 5 पेज से लेके 6ठे पेज तक सीमित कर देना है। अगर आपको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना है 1 पेज में ही खत्म हो जाए, और अगर आपका नहीं होता है तो कंक्लूजन जो है 1-2 लाइन इधर चले जाइए। और इसमें कोशिश कीजिएगा डायग्राम्स बहुत ज्यादा नहीं बनाने की, छोटे छोटे डायग्राम्स बिल्कुल बना सकते हैं आप। फ्लो चार्ट जो है छोटे छोटे साइड में, जैसे आप लिख रहे हैं तो साइड में इधर एक तरफ जो है फ्लो चार्ट बना दिए, और बाकी कोशिश कीजिएगा कि 1 पेज एटलीस्ट लिखें। क्योंकि इससे होगा क्या कि सबसे पहले एग्जामिनर आपका यही प्रश्न चेक करने वाला है। तो आप अगर पहले लिखे हैं तो उससे उसको इंसाइट मिलेगा कि ये स्टूडेंट कैसा है। तो यहां पे आपको क्या है कि अपना इंप्रेशन बनाने की बात है। तो सिर्फ आप अगर डायग्राम बना देंगे या तो उससे काम नहीं चलेगा। आप इसमें कुछ कोशिश कीजिएगा कि जितना ज्यादा लिखें, और डायग्राम्स बनाना है तो छोटे छोटे साइड्स में बना दें, रिप्रेजेंट करना, जैसे हम लोगों ने किया था, जैसे सर्कल बना के या फिर फ्लो चार्ट बॉक्स बना के। तो वैसे वैसे आप लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्रश्न की बात, पहला प्रश्न। उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न, जब हम लोग अगला प्रश्न जाएंगे तो देखिए इस तरह से आएगा आपको। अगला प्रश्न जो आएगा आपको, अब आप देखिए अगला प्रश्न जो है इस प्रकार का कुछ रहेगा। दूसरा प्रश्न है, तो दोनों में या तो इसको लिखना है या इसको लिखना है, दोनों को नहीं लिखना है, ये बात ध्यान में रखिएगा। आइदर और करके आएगा ऑप्शन आपके पास, या तो इसका उत्तर लिखिए या इसका उत्तर लिखिए। दूसरे प्रश्न में इसी तरह से, तीसरे प्रश्न में भी इसी तरह से आएगा ऑप्शन आपके पास। और अगर पार्ट है, मान लीजिए दूसरा के में भी 2 पार्ट में अगर प्रश्न आता है, तीसरे में भी 2 पार्ट में, तो ऐसा नहीं कि इसका एक पार्ट लिख दिए, इसका एक पार्ट लिख दिए तो आपका काम हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पूरा का पूरा इसमें से लिखना है, पूरा का पूरा इसमें से लिखना है। ये सब चीजें सतर्कता होनी चाहिए। आप कहिएगा कि इसका मैंने एक पार्ट लिख दिया, इसका मैंने एक पार्ट लिख दिया तो हो गया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको सेलेक्ट करना है। अगर आपने दूसरे प्रश्न में ही 2 क्वेश्चन है, या तो इसको लिखना है या इसको लिखना है, दोनों में से किसी एक का आंसर करना है। ये सब ध्यान में रखिएगा। तीसरा प्रश्न फिर उसी तरह से आएगा। तो ये मैंने पिछले साल में जो प्रश्न पूछे गए हैं, बस उसी को मैंने सैंपल बतौर इसमें रख दिया है कि आपको दूसरा प्रश्न जो है उसमें या तो ये या तो ये, उसी तरह से आपका तीसरा प्रश्न हो जाएगा। तीसरा प्रश्न, ये वाला जो पार्ट है, ये मैंने अब खुद से क्वेश्चन बनाया है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैंने खुद से बनाया है, ये वाला। बाकी तो प्रीवियस ईयर का है। ये देखिए कैसे कॉन्स्टिट्यूशन से लिंक करके, आर्टिकल 21 से लिंक करके चाइल्ड लेबर को पूछा गया है। आप लोग जानते हैं कि 14 साल से नीचे जो है चाइल्ड लेबर में प्रोहिबिशन है, उनको काम करने का कोई अनुमति नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कहाँ, फैमिली के कार्य में, परिवार के सदस्य के रूप में वो किसी परिवार का कोई उद्योग है उसमें काम कर सकता है, उसमें भी स्कूल आवर्स के बाद, स्कूल के टाइमिंग्स के बाद, ताकि उसकी जो पढ़ाई है वो बाधित ना हो। जो आर्टिकल 21A के बारे में जो है कि राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का जो अधिकार है वो बाधित ना हो, और उसकी शिक्षा कंटिन्यू होती रहे, काम के कारण उसकी पढ़ाई बाधित ना हो। तो दोनों के बीच में इंटरलिंकेजेस है। अगर चाइल्ड लेबर एक्ट आएगा तो आर्टिकल 21A के साथ उसका लिंकेज जरूर लिखिएगा आप लोग आंसर में, ठीक है। बाकी क्रिटिसिज्म करना है चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर का, उसका क्रिटिसिज्म हमने क्लास में भी देखा था। क्लास नोट्स को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, वो काम आपका हो जाएगा।
तो ऐसा ही ये मैंने पार्ट ए बनाया है, ऐसा ही पार्ट बी में आएगा। पार्ट बी में भी चौथा प्रश्न से शुरू होगा। चौथे में 5 प्रश्न आएंगे, उसके बाद पांचवा 2 चॉइस इधर और, इसमें से ऊपर वाले में से या फिर नीचे से एक आंसर लिखना है। वैसे ही छठा, उसमें 2 चॉइस रहेगा, दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करना है। तो कहने को तो आज भी 6 ही सवाल हैं, लेकिन 6 ही सवाल हैं, लेकिन पहले ही पार्ट में देख लीजिए आपको 5 प्रश्न, 7 प्रश्न पहले पार्ट से लिखने हैं और 7 प्रश्न जो है 7 प्रश्नों के उत्तर आपको दूसरे पार्ट से करने हैं। तो 14 प्रश्न पूरे पूरे हैं। मैं फिर से वही दोहराऊंगा, आप समय सीमा को ध्यान में रख के पहले प्रश्न में 1 से सवा पेज से ज्यादा बिल्कुल नहीं लिखिएगा। और जब इन प्रश्नों की बात आती है, जैसे तीसरा प्रश्न है, ये 50 मार्क्स का है, ये आपको 50 मार्क्स का है, तो इसमें जो है 5 पेज एकदम ध्यान में रखिए, 5 पेज से ज्यादा आपको लिखना नहीं है। और इसमें हो सके तो खूब डायग्राम बनाइएगा, खूब फ्लो चार्ट बनाइए, जितना हो सके उतना कीजिए। इसमें पूरी आपको इसमें छूट है, 5 पेज में आपको आंसर लिखना है, 5 पेज से ज्यादा बिल्कुल नहीं जाइएगा। 5 पेज का मतलब है, अगर आप यहां से शुरू कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से, तो ये 1 पेज हो गया, ये 2 पेज हो गया, ये 2 पेज मैं इसको काउंट कर रहा हूं। तो उस तरह से 5 पेज से ज्यादा आपका नहीं होना चाहिए। 4 से 5 पेज, 5 मैक्सिमम। छठे पेज में अगर जा रहा है तो इतने दूर, 1/4, उससे ज्यादा नहीं। फिर आप दूसरे प्रश्न के समय सीमा में प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें बहुत ध्यान से दीजिएगा, इंस्ट्रक्शंस को बहुत केयरफुली पढ़ना है, बहुत ध्यान दे के पढ़ना है, और आप लोग अच्छा करेंगे ये मैं उम्मीद करता हूं। और मैं थोड़ा सा एक बार ये भी डिटेल डिस्कस कर दे रहा हूं कि आप लोग इंट्रोडक्शन का आंसर की शुरुआत कैसे कीजिएगा, तो उसी के बारे में थोड़ी सी चर्चा हम इसके बाद कर लेते हैं। आंसर की शुरुआत कैसे कीजिएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने जैसे 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 मान लीजिए लॉज के बारे में हम लोग बात किया, लेबर लॉज के बारे में। अगर लेबर लॉज आता है तो फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिएगा लेबर लॉज। श्रम कानून अगर है, श्रम कानून से संबंधित अगर प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आप पहले पैराग्राफ में यही कोशिश कीजिएगा कि आप सबसे पहले बताइए कि यह किस सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। किस सिद्धांत पर आधारित है, कौन से प्रिंसिपल पे आधारित है। प्रिंसिपल्स हमने पढ़ा था, मॉडर्न जो आधुनिक जो श्रम का जो हम लोगों ने पढ़ा था, 7 तरीके से 7 सिद्धांत हैं, और आर के दास ने 4 बताया था। तो उन चारों में से या उन 7 से उसको लिंक कीजिए कि ये इस सिद्धांत पर, यह कानून इस सिद्धांत पर आधारित है। उसके बाद लिखिए क्योंकि, उसको जस्टिफाई करना होगा। सिद्धांत लिखिए, उसके बाद कारण बताइए कि क्यों इस सिद्धांत से वो लिंक है। कारण स्पष्ट कीजिए। उसमें आप कानून का उद्देश्य लिखिए कि इस कानून का क्या उद्देश्य है, किस पर्पस से बनाया गया है। ये 2 बातें आपको लिखनी है इंट्रोडक्शन में। सबसे पहले आप अगर ये लिख पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये अगर लिख दीजिएगा तो आपका वेल एंड गुड। उसके बाद आप नेक्स्ट पैराग्राफ पे जा सकते हैं। सीधा सीधा लिखिए ये इस सिद्धांत पे, जो सामाजिक सुरक्षा से का कानून है, तो बोलिए कि यह कानून सामाजिक सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि इसका उद्देश्य ये है, ठीक है। तो उससे आपका क्लियर हो गया कि क्यों ये सिर्फ लिखना नहीं है कि ये इस सिद्धांत पे, उसको जस्टिफाई करना है कारण के साथ। तो उद्देश्य और सिद्धांत दोनों के बीच में इंटरलिंकेज होना चाहिए आपका पहले पैराग्राफ में। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरा चले जाइए। दूसरा आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल, संविधान में कौन सी धारा जो है राज्य को निर्देश देती है, संविधान की कौन सी धारा जो है राज्य को निर्देश देती है कि आप श्रम कानून बनाइए। धारा श्रम कानून, इसमें आप 2 ही चीजें हमने जिक्र की थी, फंडामेंटल राइट्स और नीति निर्देशक तत्व। इसी के अंतर्गत कुछ कुछ आर्टिकल्स हैं जिसके आधार पे आप पहला पैराग्राफ लिख सकते हैं। संविधान की धारा को श्रम कानून से लिंक करना है कि संविधान की इस धारा में सरकार को यह निर्देश दिया जाता है कि श्रम से संबंधित कानून बनाए, श्रम के कल्याण से संबंधित कानून बनाए, लेबर के वेलफेयर से रिलेटेड कानून बनाए,
फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंतर्गत कहां पे इसका प्रावधान किया गया है। तो हमने सारे क्लास नोट्स में किया है। देखे होइएगा कि मिनिमम वेजेस से लेके या फिर इक्वल रिम्यूनरेशन, समान पारिश्रमिक अधिनियम अगर आता है महिला और पुरुषों के बीच में समानता, अगर आर्टिकल नहीं याद है तो एक और तरीका है, तीसरा है हमारी प्रस्तावना के बारे में लिख दीजिए। प्रस्तावना, प्रियम्बल, उसमें हम लोग किस चीज की बात करेंगे? न्याय। कैसे ना, कौन सी न्याय? आर्थिक न्याय। और इसी से आपका जो लिंक है वो है मजदूरी का समय पे भुगतान। ये सब चीजें जो है आप उसको ससमय भुगतान, ये सब सारे आप प्रस्तावना से लिंक कर सकते हैं कि प्रस्तावना में हमारे न्याय की बात करते हैं और न्याय के अंतर्गत हम लोग आर्थिक न्याय की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं। और श्रमिक जो है हमारा पिछड़े वर्ग से ही ज्यादातर आता है और वो आर्थिक रूप से कमजोर है, तो उसको मजबूत करना, उसकी आर्थिक स्थिति को, सरकार का यह कर्तव्य है कि उसकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करे, उसकी रक्षा करे, उसकी संरक्षा करे। तो तभी हम लोग प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ लेबर लेजिस्लेशन पढ़ते हैं, संरक्षात्मक सिद्धांत के आधार पे। तो सरकार का यह कर्तव्य है कि वो कमजोर है, वंचित तबके से है, तो उसकी वो रक्षा करे, उसे ससमय मजदूरी मिले। ये सब बातें आपको लिखनी है, ठीक है। तो तीन चीजें हमने देख ली। या तो पहला आप सीधा सिद्धांत पे लिख दीजिए या संविधान पे लिख दीजिए। उसमें भी नहीं समझ में आ रहा है तो प्रस्तावना में जस्टिस, सोशल इकोनॉमिक, यहीं तक आपको रखना है, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, सामाजिक आर्थिक न्याय, ठीक है। तो ये चीज अगर आप सिद्धांत को लिख रहे हैं इंट्रोडक्शन में, तो कंक्लूजन में यहां पे आ जाइए, ठीक है। इंट्रोडक्शन में इसको लिख रहे हैं तो कंक्लूजन में प्रस्तावना लिख दीजिए। कहीं ना कहीं आपका इंटरलिंकेजेज होना चाहिए इसके बीच में। और इसके अलावा इन तीनों में से अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो एक और तरीका है, चौथा तरीका शुरुआत करने के लिए, आप परिभाषा लिख दीजिए। परिभाषा लिख दे, परिभाषा लिख के आप शुरुआत कर दीजिए। जैसे वेजेज से संबंधित है तो वेजेज की ही परिभाषा लिख दीजिए। शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट के बारे में है प्रश्न, तो शॉप्स और एस्टेब्लिशमेंट की परिभाषा से ही शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो इसी तरह से आपको करना है। बीड़ी एंड सिगार वर्कर्स अधिनियम है तो बीड़ी एंड सिगार वर्कर का कौन से, कहाँ काम करते हैं, कौन से सिद्धांत पे आधारित है, उसमें तो बहुत कुछ परिभाषा आपको मिलेगा नहीं, लेकिन बीड़ी और सिगार के विनिर्माण की प्रक्रिया के बारे में आप बात कर सकते हैं कि बीड़ी और सिगार के विनिर्माण की प्रक्रिया में जो भी श्रमिक हैं वो उसमें कार्यरत रहते हैं, उनके ऊपर यह कानून प्रभावी होता है। तो उसके बारे में आप लोग जिक्र कर सकते हैं, अगर बीडी उसमें अगर नहीं आता है कुछ लिखने को तो, ठीक है। अदरवाइज सिद्धांत तो आप जान ही रहे हैं कैसे उसको प्रोटेक्ट करना है, मिनिमम वेजेज इंश्योर करना है। संरक्षात्मक सिद्धांत प्रोटेक्शन के प्रिंसिपल पे आधारित है, वो सब चीजें आप लोग लिख के आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। और फिर से मैं आंसर राइटिंग की बार बार मैंने क्लास में भी चर्चा की है। जैसे मान लीजिए ये एक पेज है, आप आंसर लिखना शुरुआत कर रहे हैं तो इंट्रोडक्शन जो है 1/4 से थोड़ा सा ज्यादा और आधे से थोड़ा कम, इससे ज्यादा आपका इंट्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। मतलब हम लोग कहते हैं 10%, आंसर का जो 10% है वो आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। उसके बाद आपका बॉडी यहां से शुरू हो जाना चाहिए, पहले ही पेज पे जो क्वेश्चन है उस पे आपको पहले ही पेज पे आ जाना है, भूमिका आपको नहीं बांधनी है। बिल्कुल आप क्रिस्टल क्लियर हो जाइए कि आपका इंट्रोडक्शन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहीं से शुरुआत कर दीजिए, लेकिन यहां पे कुछ भी मत लिखिए अनाप शनाप, सीधा यहीं से शुरुआत कर दीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि यहां क्या लिखूं मैं, उस पर दिमाग ज्यादा मत गंवाइए, सीधा यहीं से शुरू हो जाइए, बॉडी से ही। अगर इंट्रोडक्शन कंक्लूजन लिख देंगे तो वो क्या बोलते हैं हम लोग, जैसे उसको सजाते हैं, आभूषण पहनाते हैं किसी भी को, ज्यादा सुंदर दिखे वो, तो वो मेकअप है ऐसा समझिए। आपका मेन तो यही बॉडी है ना, उसको श्रृंगार, उसको आप मेकअप कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन से कंक्लूजन से उसको आप सुसज्जित कर रहे हैं, उसको आप ज्यादा बेहतर अपने आप आंसर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
और डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, ये सब तो मैंने क्लास में भी बनवाया है और उम्मीद करूंगा आप लोग एग्जाम हॉल में भी इसको कीजिएगा। तो आपका बॉडी जो है वो ज़्यादा होगा, 80% जो है इसका वेटेज होता है, 80% जो है आपका बॉडी होगा। और फिर से कंक्लूजन जो है, जितना इंट्रो है उतना ही कंक्लूजन आपका होना चाहिए। कंक्लूजन ये भी 10%, और 80% जो है आपका बॉडी ही होना चाहिए, उसी से आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो आप समझिए, एक तरह से अगर 50 मार्क्स का प्रश्न है तो 5 मार्क्स बहुत से बहुत यहां से लेके आइएगा, 5 मार्क्स बहुत से बहुत यहां से लेके आइएगा, लेकिन 40 मार्क्स जो है आपका ये बॉडी पे ही मिलेगा। आपको आपने क्या कंटेंट लिखा है उस प्रश्न के बारे में, उसी पे आपको मार्क्स मिलेंगे। तो ये आप 40 में से जितना जितना से ज़्यादा आप फेच कर लीजिए, 25 अगर मिल जाता है आपको, तो ये जो अगर आपने अच्छा लिख दिया है तो ये आपके आंसर को 25 से बढ़ा के 30-32 तक लेके चला जाएगा। ठीक है, लेकिन आप अगर इसको ढंग से लिखेंगे तो 25, 28, इससे कम आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। 30 भी हो सकता है अगर आपने बॉडी को अच्छे से लिख दिया तो ये फ्रेम में डाल के चलिए कि बॉडी जो है वो 40 मार्क्स का है, बाकी इंट्रो कंक्लूजन 10 मार्क्स का है, 5-5 मार्क्स का, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा लिखना भी नहीं है। और आप लोग को समय सीमा के अंतर्गत सारे प्रश्न के आंसर भी लिखने हैं। तो ये तो रहा पहले पार्ट की बात। दूसरे पार्ट में अगर आपको औद्योगिक संबंध, इंडस्ट्रियल रिलेशन, संबंध, इससे संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आता है, या तो आपका वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट, श्रमिकों का प्रबंध में सहयोग, या कुछ भी कलेक्टिव बार्गेनिंग, कुछ भी आता है, तो आप शुरुआत कीजिएगा औद्योगिक संबंध के। हम लोगों ने किया, लिखा था, 2 पहलू हैं औद्योगिक संबंध के, 2 पहलू होते हैं, 2 एस्पेक्ट्स। क्या क्या होते हैं? कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन, संघर्ष और सहयोग, सहयोग। इसी से शुरुआत कीजिएगा, संघर्ष और सहयोग। औद्योगिक संबंध के 2 पहलू होते हैं, संघर्ष और सहयोग। तो हम लोग अगर मान लीजिए वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट पूछता है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि सहयोग ज्यादा से ज्यादा हो ताकि कॉन्फ्लिक्ट कम से कम हो। इसको हम लोग को कम करना है, और इसको जो है, इसको हम लोगों को सहयोग को बढ़ाना है, आपसी सहयोग को बढ़ाना है और कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष को कम करना है। उसी के लिए अलग अलग टूल्स हैं, कैसे आप सहयोग को बढ़ाएंगे। और अगर वो फेल हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, संघर्ष हो गया, स्ट्राइक हो गया, तो फिर क्या क्या हमारे पास टूल्स हैं। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन जो एक्ट है हमारा, जो हम लोगों ने पढ़ा है, औद्योगिक संबंध से संबंधित अधिनियम 1947, तो उसके अंतर्गत है कई सारे प्रावधान कि कैसे जब अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो उसको हम लोग कैसे विराम दिलाएंगे। उसमें मध्यस्थता, कंसिलिएशन, मीडिएशन, ये सब चीजें जो हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे उसको कम किया जाए। लेकिन अगर शांति प्रिय माहौल है, शांतिपूर्वक चल रहा है, तो उस टाइम भी आपको कोशिश करनी है किस चीज की, ताकि कोऑपरेशन बढ़ता रहे, ताकि ऐसा भविष्य में ना हो ताकि कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो। तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में जब पीसफुल माहौल है, उद्योग शांतिपूर्वक चल रहा है, तो वैसे समय में कोशिश करनी है हमें कि सहयोग कैसे बहुत से ज्यादा बढ़ाया जाए ताकि ये सिचुएशन ना आए, इसको अवॉइड करना है हमें। और कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिंसिपल आपको मालूम है, 43A जो है वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, श्रमिकों की प्रबंध में सहभागिता, वो अगर उसमें आता है तो आप लिखिएगा कि राज्यों को ये निर्देश दिया गया है, डायरेक्शन दिया गया है कि श्रमिकों के प्रबंध में सहभागिता को बढ़ाया जाए। ठीक है, तो वो पार्ट भी आपको लिखना है, कॉन्स्टिट्यूशन से लिंक करना है उसको। और दूसरी चीज जो हम लोगों ने कहा था कि भारत के औद्योगिक विकास के लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्रियल पीस कितना महत्वपूर्ण है। जब तक इंडस्ट्रियल पीस नहीं होगा, आपका प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो रोजगार नहीं मिलेंगे, रोजगार नहीं मिलेंगे तो आर्थिक विकास रुक जाएगी। तो कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है। तो इंडस्ट्रियल पीस जो है, इंडस्ट्रियल हार्मनी, इंडस्ट्रियल पीस, औद्योगिक सामंजस्यता या फिर औद्योगिक शांति जो है,
बहुत ही आवश्यक है भारत के औद्योगिक विकास के लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। इससे आपको उसको लिंक करना होगा। वो कंक्लूजन में हमेशा आपको क्या करना है, भारत के भविष्य के बारे में करना है आपको चर्चा, कि औद्योगिक विकास आने वाले 2-3 डिकेड में, आप लोग देखे होइएगा कि 2047 का टारगेट किया गया है। 2047 में हम लोग किसी दुनिया के शीर्ष इकोनॉमिक कंट्री, जो इकोनॉमिक डेवलप्ड कंट्रीज, हम लोग अभी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उससे डेवलप्ड वाले स्टेज में जाना है। और हमारा नेक्स्ट 3 डिकेड्स जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, 2 डिकेड्स खास करके, नेक्स्ट 2 डिकेड जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस दौरान हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा सहयोग हो और संघर्ष की स्थिति ही ना बने। तो आप जब भी औद्योगिक संबंध से प्रश्न आएगा तो आप शुरुआत ऐसे ही कीजिएगा। औद्योगिक संबंध के 2 पहलू होते हैं, संघर्ष और सहयोग। शांतिपूर्ण जब माहौल है उसमें हमें सहयोग बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि संघर्ष का स्थान ही ना आए, संघर्ष हो ही ना, संघर्ष का जगह ही नहीं रहे। लेकिन अगर संघर्ष हो जाता है तो उसके लिए भी उसको कैसे सुलझाया जाए, उसके लिए हमारे पास ये टूल्स हैं। उसमें ट्राइब्यूनल्स की बात कीजिएगा, जो हमारे लेबर कोर्ट्स हैं, लेबर ट्राइब्यूनल्स हैं। तो कोर्ट कचहरी वाली बात है, वो तो लंबा चलता है संघर्ष। फिर उसके बाद मध्यस्थता, कंसिलिएशन, बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन। तो ये सारे चीजें आप लोग जो हैं संघर्ष को कैसे विराम देना है उसमें जाइएगा। कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, कलेक्टिव बार्गेनिंग, इन सब चीजों को प्रमोट करना। हार्मोनी, इंडस्ट्रियल हार्मोनी बनाने के लिए लगातार उनसे वार्तालाप करना, सोशल डायलॉग करना। तो ये सब चीजें आप लोग लिखिएगा, ठीक है। और इसके अलावा आप लोगों को थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक होना है। मतलब फ्यूचरिस्टिक इन द सेंस कि आप लोगों ने लॉ को पढ़ा, लेबर लॉ को पढ़ा, कानून को पढ़ा, लेकिन आने वाले भविष्य में श्रमिकों की जो समस्या है या चैलेंजेस, कौन कौन से चैलेंजेस होंगे, चैलेंजेस ऑफ वर्कर्स इन फ्यूचर, इस चीज को आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। इसको दिमाग में रख के कहीं ना कहीं आपको अपने आंसर में लास्ट या सेकेंड लास्ट पैराग्राफ आपका होना चाहिए कि आने वाले भविष्य में जो समस्याएं हैं उससे निपटने के लिए क्या हमारा जो लेबर लॉ या जो हम लोग अभी जो पॉलिसीज, जो लेबर पॉलिसी है, वो क्या सफिशिएंट है, क्या उसको एनहांस करने की जरूरत है। तो पहले आपको बताना होगा भविष्य में क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं। तो आप लोग देखिएगा कि ग्रीन टेक्नोलॉजी आ रही है, ग्रीन जॉब्स इसको बोलते हैं। मतलब जैसे जैसे कार्बन के उत्सर्जन को हम लोग कम करने का प्रयास कर रहे हैं, सोलर टेक्नोलॉजी ला रहे हैं या फिर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, तो जो पुराने जो भी टेक्नोलॉजी थे वो सब रिडंडेंट हो जाएंगे। तो वर्कर्स का जो एक्सपर्टीज था पुराने टेक्नोलॉजी पे, पुराने चीजों को चलाने पे, पुराने मशीनरी में, वो कहीं ना कहीं आपको देखिए कि हैम्पर होगा। तो अगर ये आप टेक्नोलॉजी में बदलाव लाएंगे तो कैसे, क्या आपका वर्कर प्रिपेयर्ड है क्या। और या फिर 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की हम लोग बात करते हैं, 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, उसमें जो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स या फिर मशीन ऑटोमेशन, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब चीजें आप देखिए कि आज के डेट में आने वाले समय में रिवॉल्यूशनरी, क्रांतिकारी परिवर्तन लेके आएगा। तो इसके लिए क्या हमारे श्रमिक तैयार हैं? तो क्या अभी से नहीं आवश्यकता है कि उन्हें हम तैयार करके रखें ताकि आने वाले डिकेड में कोई इस तरह की चैलेंजेस ना हो, इनका जॉब खत्म ना हो जाए, जैसा कि कंप्यूटराइजेशन के टाइम पे हुआ था कि जो लोग भी कंप्यूटर स्किल से वंचित रह गए उनको नौकरी पाने में मुश्किल होने लगी। तो हमें बहुत जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आईएलओ के साथ कोऑपरेशन करके हम अपने वर्कफोर्स को ट्रेनिंग देना, कुशल बनाना, श्रमिकों को कुशल बनाना, इन सब चीजों का आपको ध्यान में रखना होगा। कुशल बनाना, रोजगार के नए अवसर प्रदान करना। अगर आपके वर्कर जो है टेक्नोलॉजी फ्रेंडली है तो रोजगार के नए अवसर मिलेंगे उनको, और उन लोग बेटर एम्प्लॉयबिलिटी बोलते हैं उसको, कि आप उनको नौकरी पाना उनके लिए आसान हो जाएगा अगर वो लोग बेटर इक्विप्ड होंगे, बेटर स्किल्ड होंगे, उनकी कार्य क्षमता बेहतर हो जाएगी, ठीक है। तो इस चैलेंज को कैसे निपटा जाए,
उसके लिए क्या हमारी सरकार प्रयास क्या क्या कर सकती है, उसके बारे में आप लोग को बताना है। और उसमें आप लोग एक सराहनीय कदम उठ बोलिएगा कि ये जो है लेबर कोड्स जो बनाया गया है, लेबर कोड्स, श्रम संहिता, इसकी चर्चा आप लोगों को करनी है हर जगह, कि इसको जो है जितना जल्द से जल्द हो सके पूरे देश में ये लागू हो जाना चाहिए। कुछ राज्यों ने अभी इसका ब्लूप्रिंट ही, बिहार ने ब्लूप्रिंट निकाला है, अभी वो मतलब समीक्षा के अंतर्गत ही, अभी उसको लागू नहीं किया गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा त्वरित गति से इसको जो है लागू करने की आवश्यकता है। सभी राज्यों के बीच में समन्वय बिठाकर एक जैसा श्रम लेबर रिफॉर्म्स हम करेंगे, तभी हमारे यहाँ औद्योगिक निवेश जो है, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये सब ज़्यादा होंगे, तो रोजगार के अवसर ज़्यादा मिलेंगे हमें। तो कहीं ना कहीं आपको लेबर कोड्स, लेबर रिफॉर्म्स, ये सब चीज़ों के ऊपर में आप लोगों को बात करना है। एक लास्ट पैराग्राफ से एक पैराग्राफ पहले इसकी चर्चा आप लोग कीजिएगा, चाहे वो इंडस्ट्रियल रिलेशन हो या फिर लेबर लॉज के बारे में आप लोग कर रहे हैं, तो उसमें आप लोग थोड़ा सा ये फ्यूचर चैलेंजेस जो है, भविष्य में क्या क्या जो है हमें चैलेंजेस हैं श्रमिकों के लिए, उसके बारे में आप लोगों को बातें करनी है। ठीक है, तो इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा मैं बताऊंगा तो आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, नर्वस होंगे। घबराने की आवश्यकता नहीं है, पुराना जो भी नोट्स है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, मेन हेडिंग्स जो है उसको देख लीजिए, उसको समझ लीजिए, और मेन हेडिंग्स के अंतर्गत ही आपको आंसर लिखना है। उसका कंटेंट तो आप लिख ही लेंगे, अभी के समय में सिर्फ और सिर्फ पेज पलटते जाइए और मेन जो मुख्य बातें हैं, हेडिंग्स, उसी को ध्यान में रखिएगा, ताकि आपका रिवीजन करना भी आसान हो जाए और जल्दी जल्दी कंप्लीट भी हो जाए। तो अभी के समय यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर लीजिए और कंसोलिडेट कर लीजिए। तो कंसोलिडेशन वहीं से होगा जब आप मुख्य बातों को, कोई किताब नहीं देखिएगा, सिर्फ और सिर्फ क्लास नोट्स के बारे में के ऊपर ही रहिएगा, क्योंकि वो आपकी अपनी हैंड राइटिंग में है। बुलेट पॉइंट्स होंगे, मेजर बड़े बड़े पॉइंट्स होंगे, हेडिंग्स होंगे, उसी हेडिंग्स को रिवाइज करते रहिए। ठीक है, तो यही प्रयास करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आए, ज़्यादा से ज़्यादा, वही हमारा प्रयास है। हमें लेबर में एक्सपर्टीज़ नहीं हासिल करनी है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स फेच करना है। तो कैसे मार्क्स आएगा उसका तरीका मैंने बताया, इंट्रो में क्या लिखना है, कंक्लूजन में क्या लिखना है, बॉडी में क्या क्या, जो सेकंड लास्ट पैराग्राफ है उसमें भविष्य के बारे में जरूर चर्चा कीजिए। तो वो एक तरह से क्रिटिसिज्म और सजेशन भी हो जाएगा कि अभी का जो लेबर लॉ है वो भविष्य के चैलेंज को, वो नहीं, उससे हम लोग नहीं निजात पा सकते हैं। उसको भविष्य के चैलेंजेस, जो भविष्य के जो लेबर के जो प्रॉब्लम होंगे, अभी का जो लॉ है वो सफिशिएंट नहीं है, उसमें बदलाव की आवश्यकता है, लेबर रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, लेबर कोड्स, श्रम संहिता लाने की आवश्यकता है। और भविष्य के चैलेंजेस में वो भी लिखिएगा आप लोग, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर, गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर, और इनको जो है सामाजिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है इनका। ठीक है, ताकि उनको सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल सके। गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर, उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं, ग्रीन टेक्नोलॉजीज के बारे में लिख सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं लिखने को, लेकिन आप लोग को एक बात बस लिख दीजिएगा भविष्य के बारे में, बस हो गया, उससे ज्यादा आप लोग को लिखने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, इतना ही आज के लिए काफ़ी है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग एग्ज़ाम में अच्छा करेंगे। सभी को मेरी शुभकामनाएं हैं। मन शांत करके, बिल्कुल स्थिरता के साथ, धीरज पूर्वक आंसर लिखिएगा, समय सीमा पे बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इंस्ट्रक्शंस बहुत केयरफुली पढ़िएगा, और आंसर लिखने से पहले 2-3 मिनट फ्रेम कर लीजिएगा, सोच लीजिएगा कि इसमें मुझे क्या क्या बातें लिखनी है, और उन्हीं बातों को ऊपर आप लोग आंसर कंप्लीट कर दीजिएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा एक सोच के, एक कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, एक फ्लो में होना चाहिए आंसर, इंट्रो, कंक्लूजन, बॉडी, जैसा प्रश्न पूछ रहा है उसी के डायरेक्शन में आंसर लिखना है, डिविएट नहीं होना है, इधर उधर की बातें नहीं करनी है, जो प्रश्न है टू द पॉइंट आंसर करना है। ठीक है, चलिए, आप सबों को मेरी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, अच्छा कीजिए, और एग्जाम के बाद मुझे प्रश्न जरूर भेजिएगा कैसा प्रश्न आया। ठीक है, थैंक यू।